हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो क्लास 12 मैथमेटिक्स पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो फार हम लोग 5 चैप्टर के क्विक रिवीजन कर चुके हैं और सारे के सारे चैप्टर्स के टिल दी एंड करते भी रहेंगे। और आपने बहुत प्यार दिया है प्रीवियस जो चैप्टर के क्विक रिवीजन है। तो सिंपलेस्ट पर्पस यही है कि भाई कम से कम समय में एक पूरे चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग रिवाइज कर सकें, सो दैट कि जब ऐसी सिचुएशंस आएँ जब हमारे पास बहुत कम समय होगा, जब हमारे हाफ ईयरलीज होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स होंगे, उस टाइम पे हमें जब कम से कम समय में चीज़ों को रिवाइज करना होगा तो हमारे पास ये एक रामबाण हमारे पास रहे। ठीक है, तो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टूडेंट्स, है ना, सभी चीज़ों को आराम से डिटेल से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स माइंड मैप पे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम खराब हो गया है और आज की तारीख में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो पे है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है। तो मेरे भाई आप परेशान मत हो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि हाफ ईयरली टॉपर्स पैदा करती है। ठीक है ना, क्योंकि हाफ ईयरली में लगी हुई जो चोट होती है ना वो सीधा बोर्ड्स एग्जाम में निकलती है। तो आप हाफ ईयरली छोड़ो और बोर्ड्स में सीधा 90+ पे टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या सर अब बचे हुए टाइम में पॉसिबल है? यस, आपके जो सीनियर्स है वो हर साल करते हुए आए हैं, तो बचे हुए टाइम में हम एग्जैक्टली 90+ स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सिंपल स्ट्रेटजी है भैया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करते हैं सो दैट आपको जनवरी फरवरी में रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल जाए। सर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? तो देख मेरे भाई, कोई रिस्क ले नहीं सकते हम इस टाइम पे क्योंकि प्रीवियस 6 मंथ्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब यही टाइम बचा है। तो ये मैं आपको अपने साथ अपने फ्रेश जो बैच में स्टार्ट करता हूँ हर साल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हाफ ईयरली तक ऑलमोस्ट कुछ भी तैयारी नहीं हो पाती है, सो दैट वो मेरे साथ एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर सकें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, 90+ स्कोर कर सकें। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग संभव बैच के अंदर। तो संभव बैच का कंप्लीट सिलेबस प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली हम लोग लास्ट 4 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कैलकुलस पे मूव कर रहे हैं, देन फर्स्ट 4 चैप्टर्स पे हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स संभव बैच जो कि एक 12th मैथ्स स्पेशल बैच है स्टार्ट होने जा रहा है 6 अक्टूबर से। 5 दिन की लाइव क्लासेस पर वीक होंगी। इसके अलावा लेक्चर के जो नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेंगे CUET एग्जाम तक। NCERT PYQs के स्टडी क्वेश्चन MCQs सभी के सभी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी और चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे। और बैच की फीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और अभी हमारा एक नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसपे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप नवरात्रि पीरियड में ही बैच को ज्वाइन करें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी है अगर आपको तो इस गिवन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। वैसे बैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन लिंक पे भी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स बिल्कुल मिस नहीं करना है, डे 1 से संभव की सारी क्लासेस अटेंड करनी है और मेरा 90+ का वादा है आपको। तो देखिए माइंड मैप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बेसिकली पहली यानी कि 3 एक्सरसाइज हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, एंड देन फिर हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारी दुनिया में चीज़ें बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, यानी कि एक डिपेंडेंसी का रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस घटेगी बढ़ेगी तो बेसिकली एरिया भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि एरिया डिपेंड्स ऑन आर। और जब भी हम ये बात बोल रहे हैं कि एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है तो मैथमेटिकली उस बात को हम बोल सकते हैं कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, अब हमें क्यूरियोसिटी होती है क्या रेडियस के चेंज होने से एरिया में कितना चेंज आएगा। अब इसी बात का हमें मेजरमेंट करना है। हमें क्या मेजरमेंट करना है स्टूडेंट्स? हमें इसी चीज का मेजरमेंट करना है कि यार रेडियस में चेंज करने से एरिया में कितना चेंज आएगा। इस बात को हम कैसे मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इस बात को हम मेजर कर सकते हैं कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि रेडियस के चेंज होने से एरिया में टोटल कितना चेंज आएगा। इस बात को हम मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होता है DA/dr। तो सिंपली जो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा भैया 2πr। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गई, जिसमें डिफरेंट रेडियस पर डिफरेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा, अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी होता है कि भैया एरिया तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है लेकिन रेडियस तो टाइम पे डिपेंड करेगी ना। दुनिया में सारा परिवर्तन समय पे निर्भर करता है, तो टाइम पे सभी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अगर हमें कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा भैया? चेन रूल लगाना पड़ेगा। मान लो अगर हमें
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें चाहिए, तो हम लोग एरिया का रेट ऑफ चेंज पहले विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालेंगे, इनटू रेडियस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। तो ऐसे करके हम लोग चेन रूल लगा के विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज मेजर कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल था, राइट। अब इस एरिया की जगह बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं, वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, बट सभी चीज़ों में जो रेट ऑफ चेंज है वो कैलकुलेट वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया है। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो एरिया था और रेडियस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब दुनिया में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे प्रॉफिट किसी कंपनी का नंबर ऑफ सेल्स यूनिट पे डिपेंड कर सकता है, वॉल्यूम डिपेंड कर सकता है आपका साइड्स पे, जैसे सरफेस एरिया डिपेंड कर सकता है अदर क्वांटिटी पे। तो ये एक बेसिक आइडिया है, राइट। अब कोई भी क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऐसे ही निकालते हैं। तो एक सिंपलेस्ट रूल आप मान लो, कभी भी कोई क्वांटिटी y अगर x पे डिपेंड कर रही है तो x के चेंज होने से y में जो चेंज आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल लगाना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपको निकालना है dy/dx। ठीक है भैया, तो ये संपूर्ण सार है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है बच्चों, जैसा बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि x के बढ़ने से, राइट, x इधर को बढ़ता है, सो x के बढ़ने से अगर y की क्वांटिटी, अगर आप देखो ना y बढ़ रहा है और थोड़े से इंस्टेंस के लिए कांस्टेंट भी था, तो y या तो बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है फॉर सम इंस्टेंस, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे फंक्शन में इंटायर इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहीं पे आ जाता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। वो कैसे होते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में स्टूडेंट्स x के बढ़ने से y सिर्फ बढ़ता है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग, वो कांस्टेंट नहीं रहता किसी भी छोटे से इंस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे इसमें और इसमें आप फर्क देख रहे होंगे, ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे सिर्फ x के बढ़ने पे y सिर्फ बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन में एंटायर इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये बात याद रहेगी, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है सर? डिक्रीजिंग फंक्शन में स्टूडेंट्स x के बढ़ने से, राइट, x इस डायरेक्शन में बढ़ता है ना, तो y अगर आप देखोगे बच्चों बहुत ध्यान से, तो y या तो घट रहा है या फॉर सम इंस्टेंस y कांस्टेंट भी है, मतलब y रुका हुआ है वहीं के वहीं, है ना, y की वैल्यू देखो इसी पॉइंट पर रुकी हुई है, ठीक है। तो जब x के बढ़ने पे y या तो घटे या कांस्टेंट रहे फॉर सम इंस्टेंस, उस टाइम पे हम लोग फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसकी पहचान है फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। अगर आपको इक्वल टू नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इक्वल टू भी है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो ऐसे फंक्शंस में x के बढ़ने से y सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बच्चों? x के बढ़ने से y क्या कर रहा है भैया? y घट रहा है, राइट, y बेसिकली क्या करता है? x के बढ़ने पे y सिर्फ और सिर्फ घटता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में एंटायर इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? लेस देन 0 होता है ना, क्या होता है? लेस देन 0, ठीक है। एक क्विक समरी अगर देखें तो इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0। और एक कैटेगरी ऑफ फंक्शन ऐसी भी होती है NIND फंक्शन, यानी कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब अगर किसी इंटरवल में फंक्शन बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी है और घट भी रहा है, तो यानी कि फंक्शन ना तो एक तरीके से इंक्रीजिंग ही है ना डिक्रीजिंग ही है, तो यानी कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी होगी। जैसे ये फंक्शन है f(x) = sin x। अब sin x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे f'(x), ठीक है, तो वो 0 to π के अंदर अगर आप cos x की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। किसकी वैल्यू? cos x की। और cos x क्या है? डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव भी है, इक्वल टू 0 भी और लेस देन भी 0 भी है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक में। तो यानी कि 0 to π में क्या हो गया? ये जो फंक्शन है f(x) = sin x, ये क्या हो जाएगा? NIND फंक्शन, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव भी है, 0 भी और नेगेटिव भी है इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में sin x क्या हो जाएगा? आपका NIND फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो सार था स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। अब थ्योरेटिकली व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आइए मैक्सिमा मिनिमा पे प्रोसीड करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? ठीक है, देखिए मैक्सिमा एक्चुअली x की उस वैल्यू को बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब वो मैक्सिमा की बात करते हैं तो लोगों का फोकस यहाँ होता है ना। बहुत सारे लोगों का फोकस कहाँ होता है बच्चों? इस जगह पे होता है फोकस, ठीक है ना। लेकिन आपका फोकस यहाँ की जगह यहाँ होना चाहिए। x की वो वैल्यू
जहां पे फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमा यहां नहीं होता, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा, ठीक है। ऐसी x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है ना, f मिनिमम अटेन करता है, तो x की वो वाली वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो दिस इज x इक्वल टू b, तो ये मिनिमा हो गया हमारा, ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा देखो, ग्राफ अगर हमारे पास है तो हम हमेशा बता सकते हैं कि x की किस वैल्यू पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और x की किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। लेकिन हमेशा हमें ग्राफ मिलेगा नहीं, है ना, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन में ग्राफ मिल जाए और हम जाके सीधा देख के बता दें कि कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है। सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, एक तो तरीका है ग्राफिकल इंस्पेक्शन, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें ग्राफ्स प्रोवाइडेड नहीं होते। एक तरीका है फंक्शन की रेंज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। कैसे, देखो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होती है, मिनिमम इतने वैल्यू से राइट मैक्सिमम इतने वैल्यू तक फंक्शन की वैल्यू जाएगी। तो जब आपको फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता हो जाती है, मतलब जब आपको फंक्शन की राइट क्या पता चल गया बच्चों, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल गई, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो, आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो, यानी कि जिस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर y वैल्यू पता है तो x वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, हम लोग बहुत ही रेयरली इसको इस्तेमाल करते हैं। मेन हमारा जो तरीका है वो है डेरिवेटिव टेस्ट। अब डेरिवेटिव टेस्ट कब लगता है, जब जनरली फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा पूछा गया हो और फंक्शन में जनरली जब एंड पॉइंट्स नॉट गिवन हो, ठीक है, एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते, उस टाइम पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, राइट। और उसके बाद एक फाइनल मेथड होता है कि जब एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम लोग कंपैरिजन लगा के, है ना, कंपेयरिंग द वैल्यूज एट एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स लगा के हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक होती है लोकल मैक्सिमम मिनिमा और एक होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। सो जैसे ये आप ग्राफ देख रहे हो, अब एंटायर इंटरवल में फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे, राइट। तो ऐसे केस में ये हो गया फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या हो गया ये, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण मैक्सिमम यहाँ हो गया, कहाँ पे हो गया, इस जगह। और जिस जगह पे ये वैल्यू आई है उस जगह को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, राइट। और पूरे एंटायर इंटरवल में जहां तक भी फंक्शन डिफाइंड है, सबसे मिनिमम वैल्यू कहां है, यहां पे। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा, है ना, इट इज एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, एब्सोल्यूट मिनिमा, राइट, दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट। हाँ एक सेकेंड, ये यहाँ पे टच कमांड है ना, ठीक है। सो यहां पे आपका आ गया एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, एंटायर इंटरवल में। तो अब देखिए एब्सोल्यूट और लोकल का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट मतलब एंटायर इंटरवल में फंक्शन जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे। एंटायर इंटरवल में फंक्शन जहां सबसे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। और जो पॉइंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, उनको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए जब भी ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा बोल रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम बोल रहे हैं तो हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, राइट, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, क्लियर है क्या। अब बात रही लोकल की, तो लोकल में क्या होता है, हम लोग ना छोटे से इंटरवल में डिसाइड करते हैं ना, छोटा सा लोकल मतलब, अरे जैसे अपना लोकल होता है ना 1 किलोमीटर का रेडियस का एरिया इधर का, तो लोकल में हम छोटा सा इंटरवल में बात करते हैं कि यार देखो इस छोटे से लोकल में यहाँ पे मैक्सिमम बात आ रही है, यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, सो फंक्शन यहाँ पे लोकल मैक्सिमम हुआ, ठीक है, राइट। और इस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अब एक फंक्शन में बहुत ज्यादा मतलब कई सारे लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है ना, और कई सारे लोकल मिनिमम भी हो सकते हैं। भाई अगर आप देखो छोटा सा लोकल यहाँ डिफाइन करो, 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 तो देखो कितने सारे लोकल्स डिफाइन हो गए। और हर लोकल में आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, तो कई सारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब एंटायर इंटरवल में सबसे ज्यादा जो फंक्शन की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कम जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। और लोकल में तो फिर क्या होता है, छोटे से इंटरवल में हम लोग स्टडी करते हैं, राइट है क्या। तो स्मॉल इंटरवल में लोकल मैक्सिमम मिनिमम, राइट, एंटायर इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स एक चीज ऑब्जर्वेशन क्या है कि जहां जहां लोकल मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है ना, जहां जहां लोकल मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, जरा बहुत ध्यान से देखिए, उन सभी पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है कि भैया टेंजेंट का स्लोप
एक्चुअली डेरिवेटिव होता है। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाएगा, है ना, टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप जीरो होने का मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जहां पे डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो हो जाता है उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जितनी भी जगह हैं स्टूडेंट्स, ये वाली, इन सभी जगहों पे क्या होने वाला है, हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होने वाली है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे जीरो होने वाली है, और जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो यानी कि हमने एक चीज देखी कि भैया मैक्सिमम और मिनिमम हमें कहाँ मिल रहा है, या तो हर जगह वहां पे जहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट्स हैं, राइट है, या फिर हमें एंड पॉइंट पे मिला। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया मैक्सिमम मिनिमा या तो क्रिटिकल पॉइंट पे मिलते हैं, यानी कि जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और या फिर एंड पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, ठीक है। ये बात सभी को ध्यान रहेगी, वेरी गुड। ऑप्शंस बात करते हैं कि भैया डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। अब डेरिवेटिव टेस्ट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये मैक्सिमम मिनिमा का निकालने के लिए होता है, जनरली जब एंड पॉइंट्स अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे इसमें करते क्या है, फंक्शन हमें गिवन होगा तो स्टेप वन, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रख दो, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि ऐसी एक्स वैल्यूज जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब हर क्रिटिकल पॉइंट का हम एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे एनालिसिस करते हैं भैया, हम ऐसे करते हैं कि भैया मान लीजिए हमने ये लिया और कोई क्रिटिकल पॉइंट है, लेट्स से C1, और अगर लेफ्ट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, C1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट साइड में नेगेटिव है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते समय फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज बी कॉल्ड मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट पे फिर हमें क्या मिल जाता है, मैक्सिमा मिल जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि भैया अगर मान के चलो किसी क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव का जो साइन है स्टूडेंट्स, वो लेफ्ट से राइट जाते समय नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो यानी कि मैं फिर इस पॉइंट को क्या बोलूंगा कि दिस इज मिनिमा, राइट, ये क्या हो गया भैया, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड केस ये है कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे राइट अगर लेफ्ट से राइट जाते समय फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हुआ, पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही रहा, नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहा, यानी कि नो साइन चेंज, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स हम लोग उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कि यहाँ पे ना तो हमें मैक्सिमा मिलने वाला है और ना ही हमें मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है सर, क्लियर है क्या। तो दिस इज एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर है क्या सर, परफेक्ट है ऐसी। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है सर, ऑप्शंस बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कंपैरेटिवली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आसान है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे आसान पड़ता है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लोग जनरली वहीं लगाते हैं जब एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते हैं और मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो बेसिकली अब बात करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन जैसे हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखेंगे और जो जो एक्स की वैल्यू आएंगी उन्हें निकालेंगे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब उसके बाद क्या करना है सर, एक एक क्रिटिकल पॉइंट का एनालिसिस करना है। तो अगर मान के चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो केस वन ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव, तभी इसका नाम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है, राइट, हम लोग जब एफ डैश एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर आएगा, और हम इस क्रिटिकल पॉइंट को एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू c1 रख के देख रहे हैं d2y ओवर dx स्क्वायर में, अगर वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो x इक्वल टू c1 को हम लोग क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, x इक्वल टू c1 को हम लोग बोल देंगे इट इज मैक्सिमा, राइट, ये इस पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पे x इक्वल टू c1 रखने पे लेस देन 0 वैल्यू आ जाती है d2y ओवर dx स्क्वायर की, तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमा। अब अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे हमारी जो सेकंड डेरिवेटिव जो वैल्यू है, राइट, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए x इक्वल टू c2 रखने पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट इज मिनिमा, राइट। और अगर कभी किसी केस में, है ना, कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि भैया क्रिटिकल पॉइंट रखने पे हमारे पास तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई, तो इस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाता है बच्चों फेल, और हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, है ना, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर है क्या। चलिए अब एक लास्ट केस क्या बनता है कि जब क्वेश्चन में जनरली हमको एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो उस केस में क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। मान लो अगर हमें फंक्शन में क्या है भैया, एंड पॉइंट्स गिवन है, मान लो अगर क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स और एंड पॉइंट्स कैसे दे रखे होते हैं कि x की वैल्यू
भैया लेट्स से ए से बी तक बिलोंग कर रही है, ये क्लोज इंटरवल है, अगर मान लो ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें फंक्शन का एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है भैया मैक्सिमम मिनिमम निकालो, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मतलब है वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और उसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए C1 C2, राइट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाते ऐसे केस में, ध्यान रहे, जब हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन है, जब हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन है, राइट, एंड पॉइंट्स गिवन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे। हम सिंपली क्या करते हैं भैया, उस केस में हम सिंपली टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाएंगे और क्या करेंगे भैया, यहां पे लिखेंगे x की वैल्यू, राइट, और एंड पॉइंट्स कंसीडर करेंगे a पॉइंट और b पॉइंट, ठीक है, और एंड पॉइंट्स के बीच में हमारे पास जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, राइट, लेट्स से C1 और C2 हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए a और b के बीच में। ध्यान रहे, मान लो अगर ये वाला क्रिटिकल पॉइंट a और b के बीच में नहीं है तो इसको हटा दो, फिर हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। a और b के बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट है हमें उनसे कंसीडर करना है, फिर सीधा फंक्शन की वैल्यू निकालो, ठीक है भाई, जो y = fx की वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू निकालो। अब मान के चलो अगर इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम आ गया तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट है क्या, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ गई तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारे को स्मॉल m मिला, यानी कि यहाँ पे हमारा मिनिमम मिला, तो कंपेयर करके, है ना, ऑन कंपैरिजन हम बता देते हैं भाई, ये सारी वैल्यूज जो आएंगी ना उनको कंपेयर करके, मान लो ये वैल्यू हमारे पास FA आई, ये कैपिटल M आ गई, ये स्मॉल m आ गई, यहाँ पे तो हम मान को नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ये वाला क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट्स के बीच में नहीं था। तो इस टेबल में कंपेयर करेंगे, ये सारी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो जिस पे भी हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम है, जिस पे भी सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वही मिनिमम है, ठीक है, क्लियर है क्या। और कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज इस केस में मैक्सिमा हो जाएगी, राइट, और इस केस में मिनिमा हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है क्या। तो ये था भैया हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्विक रिवीजन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का सभी तमाम कॉन्सेप्ट का हमने रिवीजन कर लिया है, राइट। आपको पता ही है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एक पार्ट प्ले करते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे, राइट है क्या। कोई कमी रह गई होगी इस कंप्लीट रिवीजन में तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइज मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर के, यानी कि चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। एंड इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।